This program is brought to you by EOBI का नारा महफूज कल हमारा। This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे नेटो सप्लाई एंड बजट पे। हमारे साथ मौजूद है काशिफ इमरान साहब फ्रॉम UBL फंड मैनेजर्स। ही इज़ ए गुड इकोनॉमिस्ट विद गुड अंडरस्टैंडिंग ऑन द इश्यूज। नाज़रीन, नेटो सप्लाई का इशू जो है बड़ा क्रिटिकल हो गया है। हमारे प्रेसिडेंट आज शिकागो में मौजूद हैं। वो कोशिश कर रहे हैं एज ए गुड पॉलिटिशियन टू कन्विंस नेटो एंड US to come to some terms on these issues जो उनको पता है कि बहुत ही क्रिटिकल है हमारे बजट के लिए। कोलिजन फंड जो हमारा 2.9 बिलियन का है वो अमेरिका ने रोक लिया है। वो बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं है जब तक ये नाटो सप्लाई का इशू तय ना हो। हम लोग इंसिस्ट कर रहे हैं कि सलाला पे जो अटैक हुआ था उसके लिए US माफ़ी मांगे। वो माफ़ी मांगने के बिल्कुल मूड में नहीं है क्योंकि उन्होंने बहुत सारी माफ़ियाँ ऑलरेडी मांगी हुई है अफ़गानिस्तान के सिलसिले में। मज़ीद एक माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। साथ साथ वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमारी जो फ़ौज या जो भी आप कह लें उनका लिंक है हक्कानी ग्रुप से जो अफ़गानिस्तान में अटैक करता रहता है और उसको हमारी ISI वगैरह प्रोटेक्ट करती है। और इन ए वे सलाला का जो अटैक था वो उसी का रिटेलिएशन था। उस पर वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। और प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर हम ये नाटो सप्लाई को इसी तरह रोके रहें तो ये बहुत मुमकिन है बहुत जल्द UN में यूनाइटेड नेशन पे जाके ये हमारे ख़िलाफ़ सैंक्शंस को अप्रूव करवा लें क्योंकि जो फोर्स इस वक्त वहाँ बैठी है अफ़गानिस्तान में वो कोई नेटो की फ़ोर्स नहीं है ना US फोर्स है बल्कि एक इंटरनेशनल फोर्स है अंडर यूनाइटेड नेशन जिसको एक मैंडेट दिया गया है टू डू समथिंग इन अफ़गानिस्तान। उनके एफर्ट को अगर हम हैम्पर करते हैं बाई ब्लॉकिंग द पैसेज of the supply that can go against us and that can create a problem, पूरे पाकिस्तान की मईशत और सोसाइटी को हैम्पर कर सकता है अगर किसी किस्म का सैंक्शन लग गया पाकिस्तान पे। हमने रिसेंटली देखा है कि ईरान को एक परसीव थ्रेट कि वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आर्म्स की तरफ जा रहा है, वहाँ सैंक्शंस लगे, उनकी करेंसी 50% गिर गई, तमाम के तमाम उनके कारोबार रुक गए, इकॉनमी एंड सोसाइटी वेंट इन क्योस। अल्लाह न करे कि ऐसा हो। Zardari Saab is there. I have lot of hopes in that gentleman. He is a very shrewd person, very good negotiator. कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। उसके बाद देखिए कि उसके रहते हुए हम बजट की तरफ जाएंगे कि कैसा बजट बने। अभी का बजट डेफिसिट कैसे पूरा होगा, 1000 का हमारा गैप है, आइंदा क्या होगा, इन इशू पे बात करते हैं। काशिफ, ये पहले तो आप बताइए कि ये जो नाटो सप्लाई के सिलसिले में व्हाट्स योर व्यू? We used to make $5 billion out of this route. किसी को पता हो ना हो, ये जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स थे they were earning $5 billion out of NATO supplies. That has stopped and those companies are in deep trouble. अब हम बात करते हैं कभी कि $5000 दे दो पर कंटेनर तो हम जाने देंगे, कभी गैरत आ जाती है कि जी नहीं हम जाने देंगे ही नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। What is your take on this? मेरा ये कि लाइक अगर जैसे आज प्रेसिडेंट साहब गए हुए हैं और जो नेगोशिएट कर रहे हैं वहाँ पर अगर $1 बिलियन के करीब जो नेटो से डिमांड की है, दैट्स आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव मेजर कि ये करना चाहिए। अगर क्योंकि दूसरी तरफ ये कि आपने देखा है कि जब से जो इंसिडेंट हुआ था ओसामा बिन लादेन का, उसके बाद से कोई इन्फ्लुएंस नहीं आया फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स। और उसकी रीज़न ये है कि इतने आराम से इन्फ्लुएंस वहाँ पर भी है कि उनके जो कैरी लुगर बिल्ड या कोलिशन सपोर्ट फंड के ऊपर एक क्रॉस चेक लगा हुआ होता है। लाइक उनकी जो पार्लियामेंट में जब वो जाता है तो वहाँ पर भी उसके ऊपर पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव्स भी आते हैं। अभी रिसेंटली जो कोलिशन सपोर्ट फंड के ऊपर उनकी पार्लियामेंट के अंदर एक जो वोट्स लिए गए थे उसमें ज़्यादातर ने अगेंस्ट वोट दिए थे कि वाई वी शुड पे टू पाकिस्तान। और उसकी रीज़न यही है कि जो उन लोगों का सिनेरियो वो भी ये कहते हैं कि बिकॉज उनकी भी वो टैक्सेस से बनी हुई, टैक्सेस के थ्रू उनकी एक इनकम जनरेट हुई हुई होती है और उनके ऊपर भी स्क्रूटनी होती है और उनके लोग भी उनसे पूछने वाले होते हैं कि आखिर ये पैसा जा रहा है तो ये कहाँ प्रोडक्टिव यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दैट्स द साइड
जो उनकी पिक्चर है। गिवन द फैक्ट कि यूएस इटसेल्फ इज़ इन डीप ट्रबल, सबको पता है, आप एज इकोनॉमिस्ट जानते हैं कि उनकी जो बोरिंग है 100% ऑफ जीडीपी हो चुकी है, 14 ट्रिलियन की उनका जो एक सीलिंग थी वो क्रॉस कर गई है, तो दे आर नॉट इन ए वेरी गुड पोजीशन एट द मोमेंट। वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत तकलीफ में है। पिछले साल क्लिंटन ने बात बड़ी खुल के कही कि आपके यहाँ इतने अमीर लोग हैं, उन पर से आप टैक्स लेते नहीं, आपकी पार्लियामेंट जो है पूरी इलीट पार्लियामेंट है, अपने ऊपर टैक्स लगाती नहीं है, अवाम गरीब पे लगाते रहते हैं और उनको आप प्रेशर में डालते हैं और हमसे मांगते हैं, जो कि हम खुद ट्रबल में हैं। तो उन्होंने कहा कि वाई डोंट यू टैक्स योर ओन पीपल, रिच पीपल। तो वो तो उनका अब वो कोई मोरल जस्टिफिकेशन नहीं देखते कि पाकिस्तान को दिया जाए। यहाँ बड़े लोग ऐश कर रहे हैं और अमीर से अमीर होते चले जा रहे हैं। वाई शुड अमेरिका फंड आस, ख़ास तौर से जब हम हॉस्टिलिटी कर रहे हैं उनके साथ। हक्कानी जैसे ग्रुप को हम सपोर्ट कर रहे हैं, सबको पता है कि वो क्या करता है। वाई आर वी सपोर्टिंग ए तालिबान ग्रुप, वट एवर हिज नेम इज़, इन द होप कि जब अमेरिका जाएगा तो हम जाकर अफगानिस्तान पे पहले की तरह कब्जा कर लेंगे। भाई अब छोड़े कब्जा वब्जा, अपने मुल्क को संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है। अफगानिस्तान पे कब्जा, इंडिया पे कब्जा तो ख्वाब है, ये सब भूल जाए आप। वाई डोंट यू गेट रिड ऑफ दिस पीपल एंड क्लियर फाटक फॉर योर सेल्फ एंड फॉर द वर्ल्ड। अभी हक्कानी ने 13 फौजियों को, हक्कानी थे या कौन से तालिबान थे, वी डोंट नो, तालिबान में भी गुड तालिबान बैड तालिबान का चक्कर आ गया नॉर्थ वजिस्तान में। 13 हमारे जवान फौजियों को गर्दन काट के उनको लटका दिया। हाउ कैन बी शेक हैंड विद सच पीपल? We should get rid of them, bomb them out, clear them out. International forces के साथ मिलके, why this has become a issue कि सलाला जैसे अटैक होता है because of that, and then all these things which has just followed in. अभी तो हम बड़े सीरियस कंडीशन में आ रहे हैं। कैसे हम बजट बनाएंगे? वी डोंट नो, कोलिजन फंड आएगा नहीं आएगा। आपने सही कहा कि दिसंबर 2010 के बाद कोई फंड नहीं आया, आखिरी $600 मिलियन आया। उसामा के इंसिडेंट के बाद मामला बिगड़ते ही चले गए। तो अब कैसे हम बजट बनाएंगे? आप क्या सोचते हैं, क्या अगर होगा? आपने पास्ट परफॉर्मेंस देखी हो तो इन्फ्लोज जो थे हमारे फॉरेन इन्फ्लोज वो काफ़ी ज़्यादातर रिस्ट्रिक्टेड रहे, सिवाय एक दो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक या वर्ल्ड बैंक के अलावा हमारे पास कोई इन्फ्लोज नहीं आए थे। और हम ज़्यादातर जो डिपेंड कर रहे थे वो कोलिशन सपोर्ट फंड के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से हमने जो हमारा बजट डेफिसिट है या फिस्कल डेफिसिट है वो इस वक्त आउट भी हुआ है तकरीबन 300 बिलियन के करीब अमाउंट से। तो ये चीज़ तो प्रोमिनेंट नज़र आ रही है कि इन्फ्लोज की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आगे भी कोलिशन सपोर्ट फंड जो अभी सिनेरियो चल रहा है उसमें काफ़ी ब्लीक नज़र आता है कि कोई सच इन्फ्लोज हमें मिले या कोई बहुत ज़्यादा सर्टेनिटी नज़र नहीं आती है। शॉर्ट टर्म में हमें इन्फ्लोज की काफ़ी ज़रूरत है। कमिंग टू द पॉइंट कि अगर इस दफ़ा का फिस्कल डेफिसिट जो है वो क्लोज हो भी जाता है, लेट सपोज 6.5% ऑफ जीडीपी या 1.3 ट्रिलियन के करीब अगर क्लोजिंग दे भी देता है तो नेक्स्ट ईयर फिर हमें जो है, हम अभी इतने सफिशेंट नहीं है हमारे पास कोई रेवेन्यूज़ के हम जो है वो कवर कर सकें, हमें इन्फ्लोज की ज़रूरत रहेगी। तो उस सूरत में कोलिशन सपोर्ट फंड का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। अगर वहाँ से कोई बिलियन के करीब भी हेल्प आउट हो जाती है तो वो हमारे जो फिस्कल साइड को काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज कर सकता है। और दूसरा ये कि अगर आप देखें कि नेक्स्ट ईयर जो रेवेन्यू का टारगेट है वो भी काफ़ी ओवर एम्बिशियस है इस वक्त। अभी 1952 के करीब 1952 बिलियन था। जो अप्रैल तक की जो आई है फिगर वो 1.2 वगैरह की आई है, ये 500 का कुछ गैप है, शॉर्ट ऑफ 500 बिलियन। जबकि अप्रैल तक की जो कलेक्शन थी 155 बिलियन थी सिर्फ, और हमें अब चाहिए 250 बिलियन एवरी 2 मंथ, मई एंड जून, टू कवर अप, व्हिच लुक्स क्वाइट डिफिकल्ट। अगर आप प्रीवियस लास्ट 2 इयर्स के लास्ट ये जो 2 महीने देखें तो इसमें नॉर्मली कलेक्शन ज़्यादा होती है, 200 बिलियन हाथ ट्विस्ट करके फ्यूचर रेवेन्यूज भी ले लेते हैं तो जस्ट टू फिल द टारगेट, व्हिच इज अगेन रिफंडेड आफ्टर 1 जुलाई। ये प्रैक्टिस यहाँ की है, लेकिन वो इस तरह से आर्टिफिशियली उसको बैलेंस कर लेने से क्या होगा? एक्चुअल तो नहीं है ना। अगले साल जो आप अगर अगले साल के बजट वो टैक्स को इस साल ले लेंगे तो अगले साल उतनी शॉर्टेज हो जाएगी। अगले साल का क्या टारगेट रखा गया है? 2338 ट्रिलियन, 2338, जो कि काफ़ी सिचुएशंस में काफ़ी ओवर एम्बिशियस लगता है।
लेकिन ये कि 1952 भी काफ़ी ओवर एम्बिशियस लग रहा था, लेकिन लाइकली ये लगता है कि हम मोरलेस इसको अचीव कर लेंगे, या वी विल फेस अ शॉर्टफॉल ऑफ 50 to 80 बिलियन। 80 बिलियन। इससे ज़्यादा कोई सिनेरियो जो है वो ब्लीक नज़र नहीं आता है। लेकिन ये कि हमारा फिर भी टैक्स टू जीडीपी रेशियो जो है वो कंपेयर करें अगर रीजन के अंदर तो काफ़ी लो है। राइट नाउ हमारा जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो सिर्फ 9.3% ऑफ जीडीपी है, और अगर आप इसको कर देते हैं लाइक 2.338 ट्रिलियन भी कर देते हैं, तब भी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है वो 9.7% ऑफ जीडीपी होगा, विच इज़ 12-14% इन्फ्लेशन को भी तो अकाउंट कर लेना जी। 19 पे अगर आप 12% इन्फ्लेशन लगाए तब भी वो 21-22 तो वैसे ही हो जाता है। बिल्कुल। तो इन्फ्लेशनरी एडजस्टमेंट भी तो आप रख लेना, तो कोई इतनी बड़ी इंक्रीज तो नहीं है, और जीडीपी के हिसाब से तो वही रहेगा रेशियो। यहाँ पर काफ़ी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, टैक्स साइड पे बहुत रिफॉर्म की ज़रूरत है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन जो एक सिस्टम होता है, अगर बहुत बेसिक भी चले जाए और अगर आप सिर्फ थ्योरी अप्लाई कर लें, तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन दुनिया के अंदर जितनी डेवलप्ड इकॉनमीज़ हैं जो आज ऊपर गई हैं या जो इमर्जिंग इकॉनमीज़ ऊपर जा रही हैं, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से जा रही है। एक्सप्लेन करें व्हाट इज प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एंड व्हाट इज रिग्रेसिव टैक्सेशन फॉर द कॉमन व्यूअर। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से मतलब ये है कि आप जो भी रिच है उनसे ज़्यादा टैक्सेस लें और जो पुअर है उनको रिलीफ दें, जबकि हमारे यहाँ जो है वो रिच क्लास अनफॉर्चुनेटली जो है वो किसी न किसी तरह बच जाती है टैक्स ब्रैकेट के अंदर आने से, जिसकी वजह से जो सारा बर्डन है या जो यही बात तो क्लिंटन कह रही है। हाँ, क्लिंटन आती है, देखती है हमारे जो पॉलिटिशियंस के लाइफ स्टाइल, इतनी बड़े बड़े घर, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, गाड़ियों की फ्लीट, 50-50 गार्ड, वो कहती है ये तो बहुत ही अमीर लोग हैं, इन पे क्यों नहीं टैक्स लगाया जाता, हम गरीब अमेरिकन से क्यों मांग रहे हैं ये पैसे बार बार। तो यही बात आपकी सही है कि रिच आर नॉट टैक्स्ड हियर, पुअर के ऊपर सारा बर्डन डालते रहते हैं। पेट्रोल पे 24 रुपये ले लिया, खुर्दनी तेल पे 25 रुपये ले लिया, इलेक्ट्रिसिटी पे 17% ले लिया, गैस पे 17% ले लिया, टेलीफोन मोबाइल पे ले लिया। इस तरह के टैक्सेस लगा के गरीबों को दबाया जा रहा है और अमीरों को स्कॉट फ्री छोड़ा हुआ है बिल्कुल। आप अगर आप देखें, अगर ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ही सही तरीके से बिल्ट इन हो जाए, तो ये जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट है 2338 ट्रिलियन, तो क्या हम 3 ट्रिलियन तक भी कर सकते हैं अगर ये प्रॉपर्ली रिच क्लास को जो है टैक्सेशन ब्रैकेट के अंदर लेकर आते हैं। जनरली एक एडवांस जैसे आप मुल्क की बात करें, उसमें किस तरह के टैक्सेस होते हैं जो इतना ज़्यादा जनरेट कर लेता है, अमीरों से कैसे लेते हैं टैक्स, उनके यहाँ टैक्स लगाए जाते हैं? उनके यहाँ जो नॉर्मली अगर आप देखें तो जिस तरह हमारे यहाँ एडवांस टैक्सेशन है या हमारे जो आपके कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं वो होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एक क्लास इस वक्त टैक्स ब्रैकेट से निकल गई है वो रिटेल और होलसेल वाली क्लास है, जो कि काफ़ी बड़ी रिप्रेजेंटेशन में है, या जो स्मॉल बिजनेस। जीडीपी का क्या हिस्सा होगा उनका? 20-22% होगा? हाँ, ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा ही होगा, ज़्यादा होगा। उन पे बिल्कुल टैक्स नहीं है, वो इसको हम ला ही नहीं पाते टैक्स, उनको टैक्स ब्रैकेट में ला नहीं पाते हैं। या जो कुछ रिच क्लास है जैसे कि 5 से 7% जो कि वो बिल्कुल एंजॉय करिए, उनके टैक्सेस को नहीं हो रहा होता, अगर उनको टैक्स ब्रैकेट के अंदर लाए तो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर है कंप्लीटली अनटैक्स्ड है, एग्रीकल्चर ना प्रोविंस करता है उसको टैक्स, ना सेंटर करता है कोई टैक्स। इफ़ यू हैव एग्रीकल्चर इनकम ऑफ मोर देन 350,000 यू आर नॉट टैक्स्ड बिकॉज यू आर फ्रॉम एग्रीकल्चर। ज़रदारी साहब से जब पूछा जाता है कि आपके इतने बड़े बड़े घर हैं, इतनी गाड़ियाँ हैं, इतनी पूरी दुनिया में सुनते हैं बहुत दौलत है, बड़ी बड़ी दौलत को छोड़ भी दो जो पाकिस्तान में ही नज़र आ रही बहुत है, तो ये कहाँ से आया और इसको मेंटेन कैसे करते हैं इतने बड़े घर को, कि आजकल आपको पता है कि एक फ्लैट का जो किराया बिल इलेक्ट्रिक आ रहा है वो लोगों का को देना मुश्किल हो रहा है। तो कहते हैं जी डोंट आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज इट्स नॉट रेलेवेंट बिकॉज आई एम एन एग्रीकल्चरिस्ट, एग्रीकल्चर इज़ होली काउ, यू कैन नॉट टच इट। चाहे उनके पास डेली का 50 लाख खर्च कर रहे हैं वो, लेकिन दे विल नॉट बी टैक्स। बट इफ़ यू आर अर्निंग 33,000, एक आप जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम कर रहे हैं यूबीएन में, तो ये आप पे टैक्स है, whether you like it or not, your bank will cut 1.5 billion% or whatever and pay to the government. आप मना भी करेंगे तो सुनते थोड़ी हो, तो एट सोर्स कट जाता है। तो ये एनोमली जो है पाकिस्तान की, ये एक मेजर सोर्स ऑफ प्रॉब्लम है ना ये। हाँ, ये बेसिकली आपको जैसा रियल एस्टेट है इसके ऊपर थोड़े टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे,
वाइट जो ब्लैक मनी है उस ज़्यादातर उसमें होती है, उसको वाइट करना, उस चैलेंज लेना है ये किसी को, अब ये चीज़ डॉक्यूमेंट करना, इस चीज़ को ऊपर जितना जो ब्लैक मनी है उसको वेव करके और पॉजिटिव लाना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि यहाँ पर जो एक लोगों का माइंड बना हुआ है टैक्स नहीं देने वाला, उस चीज़ को चेंज करना भी काफ़ी टफ है। तो अगर आप देखें रियल एस्टेट हो गया या आपका एग्रीकल्चर हो गया, इन दो चीज़ों रिटेल एंड होलसेल भी आपने कहा पहले, रिटेल एंड होलसेल हो गया, बड़े अल्टीमेटली बड़े सेगमेंट्स हैं। ट्रांसपोर्ट, अल्टीमेटली आपको ये सब चीज़ें ब्रैकेट में लानी पड़ेंगी टैक्स नेट के अंदर, ताकि जो है वो प्रोफेशनल्स हो गए आपके जो नहीं देते लॉयर्स why वगैरह, they don't pay आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, दे आर जस्ट गोइंग स्कॉट फ्री। इनको टैक्स लगाना चाहिए यार ये tax सब चीज़ें तो revenue। कॉमन सेंस का हर आदमी देखता है, समझता है। व्हाई आवर पॉलिटिशियंस कैन नॉट सी दिस? अभी जो हमारे एक बड़ी लोगों ने उम्मीद बनी है नए यंग लीडर रिलेटिवली इमरान खान से, ही हैज़ नॉट स्पेल्ड आउट एनी इकोनॉमिक पॉलिसी अप टू नाउ। अक्टूबर में उनको बड़ी इज्जत मिली लाहौर के जलसे के बाद, उसके बाद से हम लोग पीछे पड़े हुए कि भाई कुछ तो स्पेल आउट करो, नहीं कुछ बोलते ही नहीं, खाली हवाई बातें जी, गैरत और ये। अब नाटो पे कह रहे हैं कि जी द नेशन वाज सोल्ड फॉर रूलर सोल्ड देमसेल्फ फॉर $365 मिलियन इमरान खान। भाई उन्होंने तो सोल्ड कर दिया। व्हाट यू विल डू टू ब्रिंग गैरत इन दिस कंट्री? हाउ हु यू विल टैक्स टू कलेक्ट इनफ? आप जो 3 ट्रिलियन की बात करें, तो ये जो आपने 3-4 बड़े सेगमेंट ऑफ सोसाइटी बता दिए, सबकी नज़र में ये सामने है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। कितने होलसेल की दुकान है पूरे मुल्क में, सबको पता है कौन दे रहा है टैक्स, कौन नहीं दे रहा है टैक्स, कितने बड़ा जनरेशन हो रहा है वहाँ बिजनेस का। इसी तरह रिटेल शॉप्स की तादाद आप देख लें पूरे मुल्क में, सबको पता है क्या टैक्स वहाँ से आ रहा है। एग्रीकल्चर पे क्या टैक्स आ रहा है? एग्रीकल्चरिस्ट आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी विद द न्यू हाई प्राइसेस। अब वहाँ जाके देखें प्रॉस्पेरिटी आ गई, टोयोटा कोरोला आर सोल्ड इन लार्ज नंबर्स नाउ, मोटरसाइकिल्स, घर बड़े बड़े बनना शुरू हो गए गाँव में, नो टैक्स, प्रोफेशनल्स नो टैक्स। तो ए न्यू पॉलिटिशियन, चाहे और जो पार्टीज है वो भी आए और स्पेसिफिक पॉइंट्स कहें कि जी हम इस पे टैक्स लगाएंगे। हमको पता है कि उनको पसंद नहीं आएगा ये बात। भुट्टो साहब ने जब नेशनलाइजेशन की थी, क्या इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछा था कि मैं कर लूँ नेशनलाइज आपकी इंडस्ट्री, आपकी शेप, आपके बिजनेस को? नहीं कर दिया, फॉर द सेक ऑफ द पीपल, ही थॉट गुड फॉर दैट, वट एवर वाज हिज थिंकिंग। तो लैंड रिफॉर्म उन्होंने किया, किसी से पूछा था? हालांकि उनके साथ भी लैंडलॉर्ड थे साथ, स्टिल ही डिड इट। Because nobody in this new age and generation has the courage to tackle these thorny issues. कैसे ये मुल्क आगे बढ़ेगा? Do we need some other political system or political parties to come up with a solution for this? I don't know. देखिए इस पे सबसे पहले जो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ में अगर कोई सिंसियरली काम करना चाहता है, जैसे इमरान खान साहब करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो वो ये देखें कि टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स एवेजन जो है दो बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है वो एवॉइडेंस के नाम पे एवेजन हो रही होती है। अगर आप देखें करप्शन जो है वो सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा इंजेक्ट हुई हुई है। आपको नॉर्मली क्या होता है, एक आदमी अपने जो इनकम है उसको काफ़ी अंडर रेट करके बता रहा होता है, और वही टैक्स मैनेजर्स जो बैठे हुए होते हैं वो उसको अप्रूव कर रहे होते हैं, और वो टैक्स जो दे रहे होते हैं वो काफ़ी अंडर इनवॉइस होता है। अगर जो एक्चुअल टैक्स जो बनता है और वो अगर रिसीव हो जाए, और ये जो करप्शन के पैसे हैं ये जो लेकर वो उसको अंडर इनवॉइस कर देते हैं या टैक्स एवेजन की तरफ चले जाते हैं, तो ये चीज़ काफ़ी, अगर इसी तरह अगर आप पूरे लार्ज स्केल पे ले लें तो ये चीज़ जो है काफ़ी एक्यूमुलेट होके अच्छे खासे टैक्सेस के सूरत में आपको मिल जाए। तो यहाँ पे एक ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by EOBI का नारा, महफूज कल हमारा। This program is brought to you by EOBI का नारा, महफूज कल हमारा।
नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात करें नेटो सप्लाईज एंड बजट पे। काशिफ इमरान फ्रॉम यूबीएल फंड मैनेजर्स विद अस। हमने बात ये की है अब तक कि नेटो की सप्लाई का जो मामला है वो इतना क्रिटिकल होता जा रहा है, उसकी वजह से हमारे तमाम जो कोलिशन फंड थे, कैरी लुगर बिल का फंड था, वो सब रुक गया है। 2010 के बाद यूएसए में कोई पैसा नहीं मिला। उसामा बिन लादेन का मामला आया, उसके बाद से सलाला का मामला आया और मामला ख़राब ही होते जा रहे हैं। नेटो का जो कॉन्फ्रेंस अभी शिकागो में हो रहा है जिसमें जरदारी साहब गए हुए हैं, वहाँ ये बात हो रही है कि भाई लेट्स फाइंड सम वे आउट, और जरदारी साहब की पूरी कोशिश है कम से कम $1 बिलियन नेटो से हम ले लें। 2.9 बिलियन जो हमारा वो पड़ा हुआ है कोलिशन सपोर्ट फंड, उसकी भी वो बात करेंगे शायद। ये फंड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अभी के बजट को के गैप को फिल करने के लिए और फ्यूचर बजट बनाने के लिए। मुशर्रफ के दौर में 600-700 बिलियन का हमारा इनपुट होता था, फॉरेन एलिमेंट आता था इन वेरियस फॉर्म्स। अभी भी 300-400 बिलियन हमें चाहिए इन ऑर्डर टू मेक ए प्रॉपर बजट, अदरवाइज हमारा और ज़्यादा डिफिसिट बढ़ जाएगा। नेटो ने अगर यूनाइटेड नेशन को रिक्वेस्ट करके यानी जो इंटरनेशनल फोर्स जो अफगानिस्तान में बैठी है वो पॉइंट ये ले कि जी हमारी जो इंटरनेशनल एफर्ट है अफगानिस्तान में उसको अमेरिका पाकिस्तान जो है नेटो सप्लाई को रोक कर हैम्पर कर रहा है या अनएक्सेप्टेबल लेवल्स से पैसे मांग रहा है, तो हम पे सैंक्शन भी लग सकती है। यूनाइटेड नेशन कैन गो अगेंस्ट पाकिस्तान एंड दैट विल बी डिजास्ट्रस। इमरान साहब, लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस। अब आप ब्रेक में बता रहे थे कि बजट का जो कुछ खादोखाल आए हैं उसके बारे में बताइए, और ये बताइए कि किस तरफ रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है, कहाँ पे मज़ीद टैक्स करने की बातें हो रही हैं। ये जो रीसेंट न्यूज़ है या जो उसमें है, तकरीबन जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर साइड है वो 4.2 ट्रिलियन के करीब बनेगा। 4.2 ट्रिलियन का एक्सपेंडिचर है, और जो आपका रेवेन्यू साइड है वो तकरीबन 3.2 ट्रिलियन है। तो जिस हिसाब से इनकी एस्टीमेट के हिसाब से तकरीबन 1 ट्रिलियन का फिस्कल डेफिसिट बनता है, जो कि 4.2% ऑफ जीडीपी होता है। अच्छा, ये 3.2 में टैक्सेस कितने हैं? हाँ, इसमें आप टैक्सेस पे आ जाएं तो जो एफबीआर रिलेटेड टैक्सेस हैं वो 2.338 ट्रिलियन है। इसके अलावा जो पूरा टैक्स रेवेन्यू कहलाता है वो 2.5 ट्रिलियन है, और फिर नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ होते हैं जिस तरह डिविडेंड इनकम, इस तरह की चीज़ें होती हैं से या स्टील मिल से, जो कि आजकल नेगेटिव चल रहा है जी। तो वो इनकम अगर लगा लें तो उन सबको मिलाकर 3.2 ट्रिलियन बनता है। तो यानी तकरीबन 700 के करीब जो है वो आपके नॉन टैक्स रेवेन्यूज बन जाते हैं। फिर आप इसमें इस साइड पे डेवलपमेंट जो कोलिशन फंड वगैरह का जैसे अगर आता है तो वो कहाँ काउंट होता है? नॉन टैक्स रेवेन्यू में जो कोलिशन सपोर्ट फंड का होता है वो तो बेसिकली एक इनफ्लो आपका आ जाता है, रेवेन्यूज में नहीं जाता है वो। अच्छा, ठीक है, वो डायरेक्ट आपको एडजस्ट करता है एक्सपेंडिचर साइड के अंदर। ठीक है, अब जैसे आप अगर 1 ट्रिलियन का इस वक्त बजट डेफिसिट का तकरीबन फिगर आ रहा है तो ये चीज़ वाइडन हो जाती है। जैसे इस दफ़ा था, इस दफ़ा भी तकरीबन यही फिगर थी, 4% ऑफ जीडीपी के करीब रखना था, लेकिन जो स्लिपेज हुई है फिस्कल साइड पे वो तकरीबन 300 बिलियन ज़्यादा हुई है। तो वहाँ पर भी ये होगा कि जो अगर कोलिशन सपोर्ट फंड या दूसरे इनफ्लोज आ जाते हैं तो बजटरी साइड पर हम तकरीबन 300 से 350 बिलियन की हेल्प आउट देख सकते हैं। अगर ये 2.9 बिलियन जो अभी रोका हुआ है कोलिशन फंड, अगर वो आ चुका होता तो ये गैप कम हो जाता। ये गैप कम हो जाता है। ये डेफिनेटली अगर 6.5 जो है वो हमारा 5% या 5.2% पे क्लोज हो रहा होता, और यानी कि हम शॉर्टफॉल जो देख रहे होते हैं वो 200 या 250 बिलियन का शॉर्टफॉल देख रहे होते हैं। इससे ज़्यादा का हम डेफिसिट साइड पे नहीं देख रहे होते, क्योंकि अभी तो इनफ्लोज बिल्कुल कुछ नहीं आए। जो इनफ्लोज आए वो सिर्फ वर्ल्ड बैंक की तरफ से 350 बिलियन आए और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से 250 बिलियन आए, तो इनफ्लोज ना होने के बराबर थे। नेक्स्ट ईयर भी हमें तकरीबन 1 बिलियन के करीब इनफ्लोज चाहिए किसी भी सोर्सेज से, अगर हमें वो कोलिशन सपोर्ट फंड से मिल जाए या कोई डोनर एजेंसी से मिल जाए, बिकॉज डोनर एजेंसीज भी नॉर्मली पे नहीं करती हैं। दूसरा ये कि ये जो साल होगा इसमें हमें IMF की रीपेमेंट्स भी करनी है। इस साल इस तकरीबन हमारी जो IMF की रीपेमेंट्स इस साल की बन जाती हैं, वो जो इस साल हमें पे करनी थी वो 300 मिलियन हमने एक पे कर दिए, 300 मिलियन और एक $170 मिलियन की पेमेंट और है। नेक्स्ट ईयर इसी तरह हमारी 1.2 के करीब $1.2 बिलियन की पेमेंट है।
तो वो काफ़ी हेफ्टी है। अब इन केस के हमें वो रीपेमेंट भी करनी है, फॉरेक्स रिजर्व से जाएगा भी, अगर इनफ्लोज नहीं आते तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं, जो कि अभी 16 बिलियन के करीब स्टैंड आउट कर रहे हैं। बिकॉज जो भी आपने पैसा देना है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से देना है। अगर आपकी नेट फॉरेन एसेट्स में पैसा नहीं आता है, चाहे वो एफडीआई की सूरत में हमारे पास कोई पैसा नहीं आ रहा, पोर्टफोलियो की सूरत में नहीं आ रहा, हमारे पास जो पैसा इस वक्त जनरेट हो रहा है वो सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंट में जो जनरेट हो रहा है वो सिर्फ इनफ्लोज की सूरत में, फॉरेन इनफ्लोज की सूरत में फ्रॉम द डोनर एजेंसीज, या जिस तरह की यूएस वगैरह की तरफ से जो एड्स आ रही है वो उसकी सूरत में हमारे पास इनफ्लोज, या ओवरसीज पाकिस्तानी भेज रहे हैं, या रेमिटेंसेस की सूरत में जो हमारे पास पैसा आ जाता है। हाँ, तो इस वक्त जो है सिनेरियो ये है कि क्योंकि आईएमएफ की रीपेमेंट भी है, प्लस ये कि हमारे पास बजट, और बजट भी काफ़ी अनरियलिस्टिक का जो सुन रहे हैं अभी तक न्यूज़ में, 4.2% ऑफ जीडीपी काफ़ी अनरियलिस्टिक टारगेट है। ये 6.5 आप बता रहे हैं। एक तो ये कि ये इलेक्शन ईयर होगा, इलेक्शन ईयर के अंदर इसी पे मैं पूछता हूँ, इलेक्शन ईयर, अब देखिए ये सारी पार्टी सियासत करने के लिए बैठी है ना, इनको वोट भी चाहिए। एक इमरान खान फैक्टर भी आ गया है कि ही इज कीपिंग हिज कार्ड्स अंडर द टेबल, नॉट शोइंग ऑफ कि व्हाट ही विल कम अप। सपोज ही कम्स अप विद अ वेरी रेवोल्यूशनरी मैनिफेस्टो विद इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। उसकी पॉपुलर सपोर्ट तो है, मैं चित्राला भी हो क्या वहाँ तक उसके झंडे लगे हुए हैं। तो दिस कैन क्रिएट ए ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द status quo parties ruling now. So in response to this challenge, do you think these people will come up with some measures which would be revolutionary? मिसाल के तौर पे आम आदमी के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि पेट्रोल पे 24 रुपये का आप क्या टैक्स लेते हैं, क्यों लेते हैं, छोड़ दें इसको, कहीं और से ले लें। आपने जैसे अमीनों की बात की, खुर्दनी तेल पे 25 रुपये आप क्यों लेते हैं, ना लें। आप इलेक्ट्रिसिटी पे 17% जो ले रहे हैं हर से, वो ना लें, गैस पे ना लें, टेलीफोन पे ना लें। तो इस तरह के मेजर्स आप समझते हैं कि कुछ लेंगे ये लोग, हिम्मत करेंगे और उनको लेना चाहिए टू सर्वाइव? और वैसे ही हम पे अगर आप देखें सब्सिडीज़ का बहुत प्रेशर है, जो अभी इस दफ़ा के बजट के लिए सब्सिडीज़ एलोकेट हो रही हैं वो सुन रहे हैं कि 120 बिलियन है, विच इज़ नथिंग। 120 बिलियन असल में ज़्यादा हो। हमारी जो पावर की सिर्फ सब्सिडीज़ हैं इस साल की वो 250 बिलियन से ऊपर एक्सीड कर गई हैं। और इन्होंने 120 को 120 ओवरऑल सब्सिडीज जो कि अनरियलिस्टिक लगता है। इस तरह का कोई फेवर जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान अगर आता है और इस तरह की कोई फेवर लेता है या रिलीफ देता है प्योर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस पे, पावर पे, वो अनलाइकली लगता है, बिकॉज जो सब्सिडीज का बर्डन अभी है, अभी इतना कुछ बढ़ाने के बावजूद अनरियलिस्टिक है। अगर आप अपने करंट शेल में रह के बात करें, बिल्कुल, जिसमें ये बात हो रही है कि भाई एग्रीकल्चर पे टैक्स लग ही नहीं सकता, इसकी बात ही नहीं करो, होलसेल रिटेलर्स हम नहीं ले सकते, ना लेंगे। हालांकि नादरा का सारे डेटा हमारे पास मौजूद, हम नहीं लेंगे, हमारी मर्जी, क्योंकि वो भी हमारे टैक्स बेस हैं। एमक्यूएम कहेगी मतलब इनसे, मिसाल के तौर पे हम जी ट्रांसपोर्टर से नहीं लेंगे, एनपी कहेगी ट्रांसपोर्टर से ना लो, तो हम नहीं लेंगे। ये सब तो आपकी मर्जी है ना। हम डायरेक्ट टैक्सेस नहीं लगाएंगे, हम टैक्स बेस को नहीं बड़ा करेंगे, अनपॉपुलर होगा, लोग नाराज़ हो जाएंगे। ये तो हो गई इन पार्टीज़ की बात। हमारे सामने मौजूद है एग्जाम्पल ब्राज़ील का। ब्राज़ील में आपको पता ही है कि 4000% तक इन्फ्लेशन हुआ। वहाँ भी ऐसी दो तीन बड़ी बड़ी पार्टीज़ थी, बड़े वेल ड्रेस्ड, बड़ी टॉल पीपल, वाइट पीपल, बारी लेते थे, कभी ये हुकूमत करा, कभी हुकूमत करा, आवाम को क्रश करते गए, ऐसी पॉवर्टी ले आए कि आप उसका इमेजिनेशन ही नहीं कर सकते। जहाँ 4000% इन्फ्लेशन हो जाए, वो आपके तरह अगर 10,000 थी तो वो 40 रुपये हो गई, तो कैसे आदमी वहाँ प्रॉस्पेरस रह सकता था। लेकिन लुलू नाम का एक आदमी आया, एक आम सा आदमी, ट्रेड यूनियन वर्कर, वो एक रेवोल्यूशनरी पार्टी लेकर आया और मुसलसल हारता रहा काफ़ी सालों तक। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने उसकी बात सुनी और उसको सपोर्ट कर दिया। आज वहाँ हालात बिल्कुल बदल गए, 7% इन्फ्लेशन है। टैक्स के जो कलेक्टर्स हैं बड़े बड़े घरों पे हेलीकॉप्टर से सुबह 7 बजे 6 बजे उतर जाते हैं, जाके घर को देखते हैं कि कितना बड़ा घर है, कितनी चीज़ें हैं, कितनी दौलत है, और उससे पे वो टैक्स करते हैं। बुरा हाल कर दिया अमीरों का वहाँ उन्होंने, और गरीबों को सबको कार्ड दे दिया बेनज़ीर टाइप का, और उन पर पैसा धड़ाधड़ हालात उलट दिए उन्होंने। विद इन 10 years लुलू रिमेन फॉर 10 years, देन ही लेफ्ट बट हिज पार्टी इज स्टिल रूलिंग। उसने अपने एक यंग कोलीग को दे दिया हुकूमत। तो ऐसी चीज़ें होती हैं दुनिया में जहाँ डेमोक्रेसी होती है।
डेमोक्रेसी में ये पॉसिबिलिटी होती है कि बड़ी चेंज आ जाए। भुट्टो साहब लाए 120 दिन में दुनिया को बदल दिया उन्होंने, पाकिस्तान को, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। तो दीज पीपल शुड नॉट स्लीप विथ चैलेंजेस लाइक इमरान खान और सम अदर पार्टी माइट कम अप। कोई नई पार्टी आप और मैं मिलकर बना सकते हैं, क्यों नहीं, कौन रोक सकता है हमको। और हम ये ऐलान करें, लोगों को समझ में आता है, आए ना आए ना आए, आज नहीं आएगा 10 साल बाद आएगा, जैसे लुलू के साथ हुआ। तो ये विद इन ए डेमोक्रेटिक प्रोसेस दिस बजट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट। दिस पीपल विल ट्राई टू डू समथिंग। आपने खुद ही कहा कि इतने बड़े बड़े लोगों से टैक्स नहीं लेते, अगर हिम्मत करके टैक्स उनसे लेना शुरू कर दें तो ये जो रिलीफ की हम बातें कर रहे हैं बड़े आसानी से किया जा सकता है। पेट्रोल पे कितनी कमाते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे ये लोग, शायद 200 बिलियन। हाँ, ज़्यादा। तो 200 बिलियन कहीं अगर आप देखिए, अगर 200 बिलियन आप छोड़ दें और 400 बिलियन कहीं और से निकाल लें तो होगी ना बात। वेल्थ टैक्स लगा दें मिसाल के तौर पर, आप कहेंगे हर आदमी जो 5 करोड़ से ऊपर जिसकी वेल्थ निकलती है वो उसके ऊपर टैक्स है। आप नोटिस भेज दें कि जी वी थिंक यू आर वर्थ मोर देन 5 करोड़ एंड आप जो है ना आपके ऊपर 5% जो है ना वन ऑफ टैक्स लग गया है, आप आके दे दें कौम के लिए। कौम को बहुत तकलीफ है, अमेरिका हमें जलील कर रहा है, नाटो हमें जलील कर रहा है, भीख मांग मांग के हम थक चुके हैं, अब आपसे हम मांगने पैसे दें, आपका हक है इन ऑर्डर टू रिमेन इन दिस कंट्री। इनहेरिटेंस टैक्स 50% लगा दें हम, कि जो अमीर आदमी मरे उसका 50% दौलत स्टेट के पास आ जाए। इस तरह के मेजर लिए जा सकते हैं ना, क्यों नहीं लिए जा सकते। दुनिया में है, स्टेट ड्यूटी पाकिस्तान में होता था, उसको ख़त्म किया गया। इंग्लैंड में 21% लिया जा रहा है अभी भी, उसी कानून के तहत जो हमारे यहाँ लागू था। वेल्थ टैक्स इंग्लैंड में लिया जा रहा है, यहाँ नहीं लिया जा रहा। क्यों नहीं लिया जा रहा भाई, ले लो। बिल्कुल। तो ये जो आप 200 बिलियन की बात करें, उसके वजह हम 2000 बिलियन यहाँ से जमा कर सकते हैं। Exactly. तो गरीबों को आप रिलीफ दे दें, आप पॉपुलर हो जाएंगे। आप इमरान खान के थ्रेट को या किसी और पोटेंशियल थ्रेट को अभी से रोक सकते हैं। आपकी नज़र में कोई चांसेस हैं इस तरह की कोई रिलीफ आने वाली है? अगर देखिए ये जैसा बता रहे हैं इमरान खान साहब अगर आते हैं और कोई बहुत पॉजिटिव काम करते हैं, ख़ासतौर पे इनके लिए तो बहुत ओपन चीज़ें पड़ी हुई हैं। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को इनको सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है। अगर ये आते हैं और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो हमें कोई एड वगैरह की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खुद ही सारी नॉर्मली जितनी चीज़ें रेवेन्यूज़ हैं वो हम वैसे ही जनरेट कर पाएंगे। तो हमें क्या होगा अगर एक्स्ट्रा 500 बिलियन प्रोग्रेसिव टैक्स, आप कोई भी यूरोपियन मॉडल को अडॉप्ट कर ले। कोई आपको लॉटरी करें, बच्चे को किसी को जर्मनी का उठ गया तो जर्मनी का, हॉलैंड का उठ गया तो हॉलैंड का लगा दें। जो भी अच्छा बुरा है वो सब आ जाए एक साथ, सारे ये हैरत वैरत जो है ना फिर वो अच्छी लगने लगेगी, अभी नहीं लगती। बहुत अच्छी बातें हुई आपसे, बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू फॉर योर कंट्रीब्यूशन। नाज़रीन, नेटो सप्लाई एंड बजट पे हमारी डिस्कशन आपने सुनी। हम एक अजीब तकलीफ में पहुंचे हुए हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम बजट बना नहीं पा रहे। बजट डेफिसिट हमारा बहुत बड़ा इस साल का एंड हो रहा है, अगले साल भी बहुत प्रॉब्लम होगी अगर हमें ये फॉरेन एड ना मिले। और इस गैरत की जो इतनी बातें हम करते हैं उससे इमरान ने बड़ी वजाहत से बताया कि अगर आप प्रोग्रेसिव टैक्सेस अपने मुल्क में लगा दें तो ना नेटो के पैसे की ज़रूरत रहेगी हमें, ना किसी कोलिशन लुगर बिल की ज़रूरत रहेगी। यहाँ बहुत बड़ा 75% ऑफ द इकोनॉमी इज अनटैक्सड, उसको टैक्स करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ एक बिल की ज़रूरत है। अगर आप बिल लगा दें, वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, इस तरह की चीज़ें, आप एग्रीकल्चर पे फुल टैक्स लगा दें, ट्रांसपोर्ट पे, होल सेलर, रिटेलर, सबका डाटा मौजूद है। अगर कोई हुकूमत आए हिम्मत वाली और इन पे टैक्स लगाए तो ये पेट्रोल पे 24 रुपये छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कुकिंग ऑयल पे 25 रुपये छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, गैस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, टेलीफोन पे टैक्सेस जो भी आप लोग दे रहे हैं उसको छोड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उनको आपका वोट चाहिए तो उनको ये करना चाहिए, नहीं तो आप फिर ऐसी किसी पार्टी को वोट दें आइंदा जो ये चीज़ें करे। सब पॉसिबिलिटी मौजूद है, पाकिस्तान में बड़ी गुंजाइश है, आपको सिर्फ जो है ना सही लीडरशिप ढूंढनी है और ये सब कुछ सही हो सकता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम पे फीडबैक देना ना भूलिएगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@thebusinessplustv.pk। आपके फीडबैक के बुनियाद पे हम इस तरह के प्रोग्राम्स बनाते हैं। आई होप टू हियर फ्रॉम यू। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by EOBI का नारा, महफूज कल हमारा।